नमस्कार, जय हिंद। आ जाइए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है संसद। जी हाँ, इससे पहले हमने आपको लोकसभा राज्यसभा करा दिया है। संसद का ही पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी प्रश्न आता है, उन दोनों टॉपिक से भी। कहाँ से देखना है ये भी बता देता हूँ। जैसे प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में बिहार एसआई पॉलिटी पर क्लिक करिएगा तो उसमें जितने भी पॉलिटी के वीडियो हैं वो देखने हैं आपको। उन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो उस प्लेलिस्ट में आपको ऐड है। तो संसद आज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जो है लोकसभा राज्यसभा को छोड़ेंगे, क्योंकि वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। संसद से बहुत शानदार शानदार प्रश्न बनते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि आप चाहे कितना भी रटे रहिए, आप गलती कर देंगे। उदाहरण इस वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने को कि कैसे प्रश्न आप गलत करते हैं। तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझना है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, क्योंकि चीजों को समझाते चलूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है अन्य वीडियो से, है ना। लेकिन धैर्य बना के देखिएगा। 1 नंबर इस वीडियो से पक्का। अगर आज 30-35 मिनट आप हमको दे देते हैं समय, 30 से 35 मिनट, तो ये मान के चलिए कि इस वीडियो से मैं 1 नंबर आपका सुनिश्चित करा दूंगा। मतलब तुम मुझे समय दो, मैं तुझे रिजल्ट दूंगा, इतना तय हो जाएगा बिल्कुल। जी हाँ, एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन यहां मैं खून नहीं मांगूंगा, बस आप हमको टाइम दीजिए, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। तो इस वीडियो में 1 नंबर आपका सुनिश्चित होने वाला है। बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत अच्छे से समझना है। आ जाइए। एक चीज मैं और बता दूं कि बहुत सारे लोग अब पीडीएफ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो देख लीजिए। अब जो भी लोग पीडीएफ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, जो पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो अब पेमेंट करने से क्या लाभ होगा? अब 15 दिन में आप पढ़ लेंगे। अगर आप में क्षमता है कि 15 दिन में आप 150 पीडीएफ को पढ़ लेंगे, क्योंकि 150 पीडीएफ है हमारे ग्रुप में, 150 पौने 200। तो अगर आपके पास क्षमता है कि 150 से पौने 200 पीडीएफ का आप रिवीजन कर लेंगे, तभी अब आप पेमेंट करिएगा, है ना। नहीं तो आपका पेमेंट तो हो जाएगा, ग्रुप में जोड़ भी देंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे 15 दिन में उतना। अगर आपके पास समय है और आप में मतलब इतनी शक्ति है, दृढ़ संकल्प है कि पढ़ लेंगे, तब जुड़िएगा। तो आप अपने बुद्धि विवेक से ही काम लीजिएगा, पैसा बर्बाद मत करिए अब, क्योंकि जिसको जुड़ना था वो जुड़ चुका है। अब वालों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, है ना, क्योंकि समय कम है भाई। अब 10 दिन में आप सोचेंगे तो दिक्कत होगी, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। आ जाइए। सवाल पहला देखिए क्या कह रहा है। हाँ, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सीधा भाग है, किस भाग में है, सीधा आपसे पूछेगा। चलिए, अनुच्छेद का नाम आ गया है तो मैं बता दूं, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, जो मैंने ट्रिक बताया था उसका नाम था सरल। क्या नाम था? सरल नाम था। सरल से क्या होता है सर? तो स से होता है संसद, जो कि अनुच्छेद 79 में है। र से होता है राज्यसभा, जो कि 80 में है। और ल से होता है लोकसभा, जो कि 81 में है। तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ये तीनों किस भाग में है? तो ये संसद जो है यह भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 79 से शुरू होगा, 122 अनुच्छेद तक आप पढ़ेंगे। फिर 122 तक, फिर 123 में आप अध्यादेश पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति का, तो आप इतना समझते होंगे। तो ये हो जाएगा बी आंसर इसका, भाग 5। आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और यह प्रश्न तो अगर पढ़ेंगे अच्छे से तभी कर पाएंगे। नहीं, ये प्रश्न मान के चले कि इस पर हमें पूरा भरोसा है कि ये सवाल एग्जाम में आएगा। चारों शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आएगा। आप लिख लीजिए, ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा, पूरा भरोसा है मुझे। चलिए, राष्ट्रपति, अब आगे है विकल्प। संसद का अभिन्न अंग होता है, लग तो रहा है कि होता है। बी विकल्प, संसद का सदस्य होता है और संसद में बैठता है। यह भी लग रहा है सही है। संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन बैठता है, संसद में बैठता है। सदस्य नहीं होता है लेकिन बैठता है। संसद का सदस्य नहीं होता है और नहीं संसद में बैठता है। ये बताइए, क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है? बताइए, संसद का सदस्य होता है राष्ट्रपति? तो कहेंगे कि संसद का तो सदस्य लग रहा है कि होता है। आप ध्यान दीजिएगा,
राष्ट्रपति जो है ना, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। जिसमें सदस्य होता है ये वाला गलत कर दीजिए। संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन बैठता है, ये बैठता भी नहीं है संसद में, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ये संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक ना, संसद का अभिन्न अंग होता है। अब आप कहेंगे कि संसद का सदस्य नहीं होता है और नहीं बैठता है, तो जी हाँ, ये भी विकल्प सही है। संसद का नहीं होता है अभिन्न अंग, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि नहीं होता है, आपसे तो ये पूछ रहा है कि संसद, राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, सीधा सा। कुछ लोग इस पर बहस करेंगे कि डी भी सही है, लेकिन डी है सही, मैं भी कह रहा हूं डी सही है, बट अगर ए ऑप्शन ना रहे तब डी को आप सही मानिएगा। ऐसा ही ऑप्शन दे सकता है, विवादित ऑप्शन अगर देगा तो वो मान लेगा ए को सही, वो डी को नहीं मानेगा सही। ठीक ना, ये ध्यान देना है आपको। लेकिन सही डी भी है और ए भी है, क्योंकि संसद का सदस्य नहीं होता है, अंग होता है और संसद में नहीं बैठता है, तो विकल्प डी भी सही है और ए भी सही है। हम इस क्वेश्चन को इसलिए लाए हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आए तो आप किस ऑप्शन को चूज करोगे, तब आप ए ऑप्शन को चूज करोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा सिचुएशन नहीं उत्पन्न होगा, मुझे पता है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर जो देना है वो देना है संसद का अभिन्न अंग होता है। इसके जगह पर दूसरा विकल्प रहेगा, संसद का सदस्य नहीं होता है और वह संसद में बैठता है, ऐसे देगा, या संसद का सदस्य होता है लेकिन बैठता नहीं है, इस तरीके का कुछ देगा। बाकी मैंने दे दिया कि भैया अगर ऐसा दे दे तब आप फंसिएगा मत, क्योंकि आप पाठशाला विद केके से जुड़े हैं और अब जुड़ने के बाद भी अगर फंस जाइएगा तब तो बड़ी बेइज्जती है। आइए, संसद का 17वां कौन करता है? संसद का 17वां अनुच्छेद 85 में आप पढ़ेंगे कि लोकसभा का 17वां या भंग। तो आप जानते हैं कि संसद का 17वां भंग तो नहीं हो सकता है राज्यसभा, लेकिन 17वां तो हो सकता है। तो पूछ रहा है 17वां कौन करता है? जैसे प्रधानमंत्री कर देगा, कि लोकसभा अध्यक्ष कर देगा, कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति कर देगा, कि राष्ट्रपति करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 17वां होता है ना, 17वां राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हाँ, उन लोगों के द्वारा स्थगन का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, स्थगन कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन सत्र को समाप्त करना यह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें लोग गलत कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए कैसे आप छाट सकते हैं, अगर ना भी पढ़े रहेंगे तब भी छाट देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कोई ऑफिशियली काम नहीं करता है, ठीक ना, लिखा पढ़ी वाला जो सारे होंगे वो राष्ट्रपति करेगा, या तो फिर लोकसभा अध्यक्ष करेगा लोकसभा में, या तो उपराष्ट्रपति करेगा राज्यसभा में। तो प्रधानमंत्री तो आप ऐसे ही काटने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, संसद का 17वां कह रहा है आपसे, ना तो लोकसभा की बात किया है ना तो राज्यसभा की बात किया है। तो जब आपसे लोकसभा पूछा नहीं है तो आप क्यों बीच में कूदेंगे लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के? नहीं लेंगे। जब आपसे राज्यसभा के लिए पूछा नहीं है तो आप उपराष्ट्रपति को लेकर क्यों कूदेंगे? तो आपने तीनों को एलिमिनेट कर दिया है ना। अब आप डी विकल्प पर बिल्कुल इजिली आप कर लोगे कवर। चलिए, संसद के कुल कितने अंग? तो जान लीजिए, संसद, एक तो जानते हैं कि संसद में लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा, लेकिन अभी पहले प्रश्न में ही बताया गया कि राष्ट्रपति जो है ना वो अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या है? अभिन्न अंग है, मतलब लोकसभा तो है ही, राज्यसभा भी है और एक राष्ट्रपति भी है, तो 3 हो जाएगा सही आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, यहां भले लगता है कि प्रश्न इजी है, एग्जाम में यही प्रश्न पसीना छुड़ाता है। आइए आगे अभी जब चलेंगे ना, देखिए कैसे जटिल प्रश्न आता है और एग्जाम में भी आएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है, ध्यान से नोट करिएगा। हालांकि राज्यसभा मैंने जब क्लास कराया है वो देख लीजिएगा, वो वीडियो जा करके, तो वहाँ डिटेल में राज्यसभा के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, जाकर के देखिएगा, 1 नंबर वहां से भी आएगा। तो राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है ना वो है निर्धारित 250, ठीक है, 250, तो हो जाएगा बी आंसर सही। बट अगर पूछ दे कि राज्यसभा में ये राज्यों व संघ राज्य से, मतलब 12 तो इसमें मनोनीत होता है ना राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पूछ दे तो ये 12 घटा करके और बताना है कि ठीक है 238 होता है, ठीक है। लेकिन अब भी अगर पूछ दे कि इसमें राज्य से कितने होंगे, या ऐसे पूछ दे कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के, तो वर्तमान में बता दीजिएगा कि वर्तमान में जो है ना वह है 245। जी हाँ, वर्तमान में 245 है, ठीक। आप जान लीजिए कि 250 हैं
250 में, ये 250 है, कुल संख्या तो निर्धारित है ना 250, इसमें 225 होंगे राज्य से, ठीक है, 225 होंगे राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक। और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 225 और 8 233, अब 12 मनोनीत हो गया ना वर्तमान में 245। तो ये अभी वर्तमान की स्थिति है, 225, 8 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो ये कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर याद रखना है कि 208, 12 और 45 है, ठीक। मनोनीत का भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, ये भी प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न भी पूछेगा आपसे, स्टार लगा लीजिए, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को सीटों का आवंटन जो है वह किस अनुसूची के तहत है? तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, बंटवारा है, ये तो जानते हैं आपकी जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, लेकिन ये चौथी अनुसूची, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये चौथी अनुसूची, और ये प्रश्न को हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो चौथी अनुसूची आपको ध्यान रखना है, ठीक। कैवी अनुसूची? चौथी अनुसूची। आइए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य उनको कौन चुनता है? क्या जनता चुनती है? नहीं, उनको विधायक चुनते हैं, विधायक। विधायक कौन होता है भाई? तो विधायक जो विधानसभा से बनता है, जैसे अभी विधानसभा बिहार में हुआ, 18 भी हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें जो जीते हैं वो विधायक बने, है ना। तो विधायक यही जो जीतते हैं यही चुनेंगे, ठीक, जो जीतते हैं यही चुनते हैं, तो ये ध्यान रखना है, जो विधायक होंगे वही चुनेंगे। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, सी, ध्यान रखिएगा। आइए, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उसके लिए, अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश, सारे केंद्र शासित प्रदेश में तो भाई नहीं है ना विधानसभा, है ना। तो होगा क्या कि वहां से निर्वाचक मंडल जो होगा वही चुनेगा। अच्छा ये बताइए, कितने राज्य में विधानसभा है? कितने राज्य में विधानसभा है ये बताएं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सॉरी राज्य नहीं, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको ध्यान रखना है कि 3, जी हाँ, नाम भी पूछ सकता है तीनों का। तो हालांकि जब विधानसभा में पढ़ाया हूं उसमें चर्चा किया हूं, तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये याद रखिएगा। तो वहां के जो हैं बाकी जगहों के, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। चलिए, कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? तो वही तीनों का प्रतिनिधित्व है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य, अब संसद की बात कर रहे हैं जिसमें लोकसभा भी आएगा और राज्यसभा भी आएगा। तो आप जानते हैं आपकी लोकसभा में जो 2 लोगों को मनोनीत करते थे वो अब समाप्त कर दिया गया है, अब केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को ये मनोनीत करेंगे। तो कुल मिलाकर के 12 होगा, न कि 14 होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए 11वां प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम संख्या। देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या आपने 250 बताया, ठीक है। लोकसभा की जो अधिकतम संख्या वो पहले थी 252, लेकिन आपको पता है कि 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इससे राष्ट्रपति जो 2 लोगों को मनोनीत करते थे ये समाप्त कर दिया गया। तो पहले होता था 552, बट अब जो हो रहा है अब 550 हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, 550 हो जाएगा सही आंसर। आइए, ये प्रश्न बढ़िया है, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। नामित सांसद, नामित जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहे हैं, कितने समय के बाद राजनीतिक दल में शामिल होने पर वो अयोग्य हो जाएगा? जैसे कोई मनोनीत है, ठीक ना, ये कितने दिन के बाद किसी दल में शामिल हो जाए तो इसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो अगर ये 6 महीने मनोनीत किया गया और 6 महीने के भीतर चला गया तब तो सही है, 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी में मिलता है तो ये अयोग्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाए तो कितने दिन में एक सदन चुनना होगा? जैसे कि लोकसभा से भी ये जीत गया और राज्यसभा से भी पहले से है, तो अब भाई कितने दिन के भीतर इसको एक छोड़ना पड़ेगा? दोनों में तो रह नहीं सकता है, तो इसको मात्र और मात्र 10 दिन का समय मिलेगा। कितने दिन का? मात्र और मात्र 10 दिन का समय मिलेगा कि भैया 10 दिन में, संसद वाले मामले में।
और ऐसा भी होता है कि जैसे कोई राज्य से जीता है ना, विधानसभा से, और फिर वो लोकसभा से भी जीत गया, तब उस स्थिति में उसको 14 दिन मिलेगा। ये ध्यान रखना है, दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों बन जाए तो कितने दिन में विधानसभा वाला छोड़ना है उसको? तो विधानसभा वाला 14 दिन में उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। कोई सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन अनुपस्थित रहने पर सदस्यता खो देगा? मान के चलिए संसद का कोई सदस्य है और अनुमति नहीं लिया, कोई सूचना भी नहीं दिया, और वो संसद में आ भी नहीं रहा है, किसी सत्र में भाग भी नहीं ले रहा है, तो अगर 60 दिन लगातार वो गायब रहता है, 60 दिन लगातार वो बिना अनुमति के गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो 60 दिन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, मान के चलिए कि कोई संसद में, जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जीत गया है, लेकिन वो शपथ नहीं लिया है और कार्रवाई में भाग लेने लगा, बैठने लगा संसद में, तो उसको लगेगा जुर्माना। भाई पहले आपको शपथ लेना है, बिना शपथ लिए आप बैठेंगे तो आपको जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना की राशि कितनी होगी? तो वो जुर्माने की जो राशि होगी वो होगी 500 रुपये प्रतिदिन। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि ये पूछेगा नहीं, बट जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। सांसदों को पेंशन दी जाती है 1976 से, है ना, तो ध्यान रखिएगा 1976। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको ये प्रश्न अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है? जैसे लोकसभा हो गया तो उसके चुनाव की जो तारीख है वो कौन तय करेगा कि लोकसभा अध्यक्ष को चुनना है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर के निर्वाचन आयोग? बहुत अच्छा सवाल है। और बता दूं, यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछ दिया गया 1275 वाले में। लग रहा है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, ऐसा ही लग रहा है ना, लेकिन देखें कितनी गहराई से पूछा है, और ज्यादा पुराना नहीं, अभी 1275 वाला जो हुआ उसी में पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर है ना, स्पीकर को चुनने के लिए राष्ट्रपति तारीख बताता है कि इतने तारीख को स्पीकर को चुनेंगे। ठीक, अब अगर पूछे अगली बार जो टारगेट है बिहार दरोगा में, देखिए यही प्रश्न पूछेगा। भाई साहब नोट कर लीजिए, 19वां प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको अगर गलत कर दिए तो समझिए कि मतलब बड़ी बेइज्जती है। इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग अगर प्रश्न गलत करेंगे। देखिए, अभी लोकसभा अध्यक्ष को चुनना था तो राष्ट्रपति से चुनवाए तारीख, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष के भी तो चुनाव होगा, उसकी चुनाव की तारीख कौन करेगा? क्या उसका राष्ट्रपति करेगा कि प्रधानमंत्री की, लोकसभा अध्यक्ष की, प्रोटेम स्पीकर? ऑप्शन भी एकदम क्लोज दिया हूं, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष का जो तारीख चुनाव करेगा, तारीख का निर्धारण वो अध्यक्ष करेगा, मतलब उपाध्यक्ष का करेगा अध्यक्ष और अध्यक्ष का करेगा राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आ जाइए। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। जब ऐसे प्रश्न पूछे ना कि समझ में ना आए तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब आप समझेंगे ही नहीं, कहेंगे ये क्या पूछ दिया यार। सामयिक अध्यक्ष का मतलब होता है प्रोटेम स्पीकर। जी हाँ, क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। तो कहेंगे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, नई लोकसभा में जीत गए, तो नई लोकसभा के सारे सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? अब सबको तो राष्ट्रपति नहीं पढ़वाएंगे खड़ा होकर के। भाई लगभग कितने सदस्य जीतते हैं? 500 है ना, तो सब तो जीतेंगे ही, तो उतने लोगों को तो शपथ नहीं दिलाएगा ना, उतने लोगों को तो शपथ नहीं दिलाएगा। तो उसके लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। कौन नियुक्त कर देते हैं? तो राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है कि नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद ये पद स्वतः समाप्त भी हो जाता है, इसको कोई समाप्त करने वाला नहीं है, ये स्वतः समाप्त भी हो जाता है। आइए, लेकिन सामयिक अध्यक्ष जो होता है इसको कौन दिलाएगा? सामयिक जो अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर को शपथ, भाई ये तो सबको दिलाएगा, लेकिन इसको कौन दिलाएगा? तो इसको राष्ट्रपति चुनते हैं, तो अपना राष्ट्रपति दिलाए, है कि नहीं? आइए, ये प्रश्न बढ़िया है। संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है? तो यह 98वें अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा। आइए, अच्छा संसद का कोरम पूछे तो 100 के 3 में बताएंगे, 100 के 3 में कोरम। आ जाइए, ये भी तो इजी प्रश्न है, ये भी पूछता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्र है ना, पहला सत्र हुआ और एक दूसरा सत्र, तो इसके बीच ज्यादा 6 माह से ज्यादा नहीं गैप रख सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा।
संसद के सत्रावसान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको छांटना है सत्रावसान से संबंधित। तो शुरुआत में ही दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सत्रावसान कौन करता है, तो सत्रावसान राष्ट्रपति किया जाता है। हमको गलत कथन छांटना है। ये तो सही है, यह केवल बैठक को समाप्त कर देता है। सत्रावसान जो है वो बैठक को समाप्त कर देता है, कि सत्र को समाप्त करता है। तो ये सत्र को समाप्त करता है, सत्र से जुड़ा है तो सत्रावसान सत्र को समाप्त करेगा। बैठक को जो समाप्त करता है वो होता है स्थगन। तो हो जाएगा बी गलत, और हमें बी ही ढूंढना था, ठीक ना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, संसद का कोरम, तो संसद का कोरम 1/10, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। 1/10 है तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 के 3 में, तो ध्यान रखिएगा। आइए, संसद की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, यूं तो आप किसी भी भाषा में आप बोल सकते हैं, सबको दिया जाता है मौका, बट जो मुख्य ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो ही लैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी। कहा गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो चल ही रहा है, तो हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा। आइए, अगला 27वां प्रश्न, लेम डक सत्र से क्या आशय है? लेम डक ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना है। लेम डक, लेम डक होता है पुरानी जो लोकसभा है, जो पुराना वाला लोकसभा है, उसका एकदम लास्ट वाला सत्र जो है वही लेम डक होता है। पुरानी लोकसभा का लास्ट सेशन, अंतिम सत्र लेम डक होता है। लेम डक कहा किसे कहा जाता है? तो लेम डक जो होते हैं, मतलब पुनः निर्वाचित ना हो पाए, है ना, जो पुनः निर्वाचित ना हो पाए वही हो जाते हैं लेमडक। जी हाँ, 28 नंबर का हो जाएगा कि जो पुनः निर्वाचित नहीं हो पाते हैं वह हो जाते हैं लेमडक। ध्यान रखना है, पुनर्निर्वाचित नहीं हो पाए वो लेमडक हो गए, है ना। तो लेमडक याद रखिएगा, ये लेमडक पूछ सकता है, पुनः निर्वाचित ना हो पाए वही लेमडक हो जाता है। चलिए, आइए अगला प्रश्न। चलिए, ये भी अच्छा सवाल है, पूछेगा तो इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन अब नहीं होगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो, या लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो, या राज्यसभा के उपसभापति, यहां ध्यान देने की ये बात है कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष दो हो गया, लेकिन राज्यसभा का केवल उपसभापति का मैं जिक्र कर रहा हूं, सभापति का नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। इनको कैसे चुना जाता है इन तीनों को? तो इन तीनों को चुनना है तो बस साधारण बहुमत से चुन लीजिए। साधारण बहुमत में क्या होता है? जितने लोग उपस्थित हैं भैया उनका साधारण बहुमत होना चाहिए ना। उपस्थित जितने लोग हैं उनका, मतलब पूरे संसद के सदस्यों का नहीं, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत ही चाहिए बस, बाकियों का नहीं चाहिए। ठीक, ये होता है साधारण। तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति। आप कहेंगे सभापति को क्यों नहीं? तो देखिए, सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो वो अलग हो जाता है। ठीक, तो साधारण बहुमत होगा। आइए, लेकिन यही अगर इनको हटाना होगा, चुनना है तब तो ठीक है, साधारण से चुन लीजिए, लेकिन हटाना होगा तब तो प्रभावी बहुमत से इनको फिर हटाना पड़ेगा। हटाना होगा तो कैसे हटाना पड़ेगा? प्रभावी बहुमत से हटाना पड़ेगा इनको। मतलब जितने लोग हैं उनका आधा, है ना। जितने सदस्य खाली को छोड़ करके, जो लोकसभा में जितने सदस्य मौजूद हैं उन खाली को छोड़ करके, मौजूद से भी नहीं, जो खाली को छोड़ दिया गया, वो खाली को छोड़ करके उनके आधा लोग कम से कम ये करेंगे तब ये हटाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रभावी बहुमत को कभी कभी विशेष बहुमत भी कह दिया जाता है, लेकिन हर प्रभावी बहुमत विशेष बहुमत नहीं है। बाकी हर विशेष बहुमत को आप प्रभावी बहुमत कह सकते हो, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा कि विशेष बहुमत नहीं है, यहाँ है प्रभावी बहुमत, ठीक ना। विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत में आपको लगेगा कि ये दोनों तो एक ही है, तो जरा सा मैं विशेष बहुमत के बारे में बता दूं। विशेष बहुमत का मतलब है कि जितनी संख्या निर्धारित है लोकसभा की, ठीक ना, उसमें दो कंडीशन होता है। एक तो निर्धारित सदस्यों का आधा, ठीक, और एक होता है फिर कि उपस्थित का 2/3। वो बाद की बातें हैं, वो हम जब पढ़ा रहे थे उसमें, तो उसमें हमने कंप्लीट कराया है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ केवल हम संसद के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम बहुमत के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुमत जब मैं बताऊंगा तो करा दूंगा, और पहले भी कराया भी हूं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा? तो ये हटाया जाएगा प्रभावी बहुमत से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आइए,
संसद का पहला घंटा जो जाना जाता है वो प्रश्नकाल के नाम से जानता है। प से पहला और प से प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है शून्यकाल, तो ये भी ध्यान रखना है। शून्यकाल जो होता है यह प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, भारत में शून्यकाल का प्रचलन जो है वो 1962 से है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आइए, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया। राज्य चुनाव आयुक्त को आपको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो राज्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाएंगे? तो इनको हटाएंगे विशेष बहुमत। अच्छा, आपको मैं बता ही देता हूं तीनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। साधारण बहुमत की अगर मैं बात करूं तो साधारण बहुमत कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मतलब कि उपस्थित है लोग राज्यसभा में, मान के चलिए कि कितने आदमी उपस्थित हैं, 30 आदमी उपस्थित हैं, ठीक है। राज्यसभा में सीट तो 250 है, ठीक है ना, लेकिन 250 के 250 तो नहीं आएंगे, है कि नहीं। कोरम होता है कि 10% आ सकते हैं, मतलब 25 लोग भी आ गए तो काम शुरू हो जाएगा, ये होता है। मान के चलिए कि 30 लोग आ गए हैं, तो साधारण बहुमत की जरूरत है। तो कैसे होगा? साधारण बहुमत में होगा कि 30 का आधा यानी कि 15 और 1 16 लोग भी अगर कर देते हैं तो चलो काम हो गया। ये होता है साधारण बहुमत, मतलब जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उनका आधा से एक ज्यादा, ये हो गया साधारण बहुमत। अब दूसरा आते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत में होता है कि जैसे कुल सीट है 245, है ना, कुल अभी तो संख्या 245 है, 5 तो खाली ही, ठीक ना, 245 है वर्तमान में। 245 में मान के चलिए कि 25 सीट खाली हो गया है, 25 सीट क्या हो गया है? खाली हो गया है, या 30 खाली हो गया है। तो 25 खाली हो गया तो बच गया क्या गो? बच गया भैया 220 को। तो 220 का आधा और एक, यानी कि 110 और एक 111, ये हो गया प्रभावी बहुमत। समझिएगा, उसमें क्या था? उसमें था कि जितने मौजूद हैं उसका, इसमें मौजूद से मतलब नहीं है, जितने सीटों पर जीते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे 245 टोटल सीट है, 25 सीट पर नहीं जीत पाए, या 25 सीट का कुछ मामला हो गया, रिटायर्ड हो गए, है ना, या कोई अन्य परिस्थिति, तो बचा 220। अब 220 का आधा प्लस एक, ये हो गया प्रभावी बहुमत। अब आइए विशेष बहुमत। एक पूर्ण बहुमत होता है, तो पूर्ण बहुमत में क्या होता है वो समझ लीजिए। पूर्ण बहुमत में जैसे टोटल सीट कितना है, तो टोटल सीट है 245 राज्यसभा में, ठीक है, टोटल सीट है राज्यसभा में 245, ठीक ना, वर्तमान में। तो राज्यसभा में 245 है, तो इसका आधा रिक्त वाला इसमें जुड़ जाएगा, इसका आधा तो 122 और एक 123, है ना, 123 दूना 246, तो ये हो जाएगा पूर्ण बहुमत। अब आ जाइए विशेष बहुमत में क्या है। तो विशेष बहुमत में कंडीशन होता है कि 2/3 पूरे सदस्यों का, या उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर चारों को मैं क्लियर कर दिया हूं। राज्य चुनाव आयुक्त को जो आप हटाएंगे यह विशेष बहुमत से ही हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। आइए, स्थगन प्रस्ताव को लाना है, अगर स्थगन वाले प्रस्ताव को लाना है तो 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। स्थगन प्रस्ताव कहां? तो ये दोनों में, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी आप पेश कर सकते हैं, ये भी पूछेगा। अविश्वास प्रस्ताव हो या स्थगन प्रस्ताव हो, दोनों के लिए आप 50-50 लोग लाएंगे, ठीक ना। अविश्वास प्रस्ताव हो या स्थगन प्रस्ताव हो, दोनों के लिए आप 50-50 लोगों का समर्थन आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। संसद के, हाँ ये भी अच्छा सवाल है, पूछता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? जैसे कोई मामला हो गया, कोई विवाद हो गया, तो इनको बुलाएगा कौन? तो बुलाने का तो काम करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। अब ध्यान से बस समझिएगा, जैसे एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो नहीं बुलाएगा, वो अगर बुलाएगा तो राज्यसभा वाले कहेंगे भाई अपना देखो ना, तुम लोकसभा के हो, तुम्हारे बुलाने से हम क्यों आए। या राज्यसभा के जो है उपराष्ट्रपति वो कहेंगे भाई आइए, तो कहेगा आप राज्यसभा के, हाँ आपके बुलाने से हम क्यों आए। तो राष्ट्रपति ही कहते हैं कि आ जाइए दोनों। राष्ट्रपति क्योंकि अभिन्न अंग है, अब इनकी बात कोई टालेगा नहीं, तो लोकसभा वाले भी आएंगे और राज्यसभा वाले भी आएंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है अध्यक्षता नहीं करते हैं। अब भाई बुलाए संयुक्त की ज्वाइंट आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, कौन अध्यक्षता करेगा? तो राष्ट्रपति तो बुला दिए, बुला के लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं कि भाई देख लो यार, तो मैं चल रहा हूं। तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष कर देगा, ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष कर देगा। अब कभी ऐसा भी हो कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो, तब किसको करेंगे? तो राष्ट्रपति,
फिर कहेंगे कि चलो अब राज्यसभा वाले में से देखते हैं। तो राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा से उपराष्ट्रपति को वो नहीं लेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति सदन से नहीं होता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो उपराष्ट्रपति है, सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो वो उपराष्ट्रपति को नहीं कहेंगे, तो किसको कहेंगे? जो राज्यसभा का उपसभापति होगा उसको कहेंगे। मतलब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति, ध्यान देना है, उपसभापति। और अगर उपसभापति भी नहीं है तब तो फिर जो बैठे हैं उन्हीं लोगों पर छोड़ देगा राष्ट्रपति की, देख लो अपने में से चुन लो किसी को, अब हम नहीं जानते हैं, कोई है ये नहीं है, तब अपने से चुन लो, हम क्या करें। तो वो आपस में से ही चुनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ राष्ट्रपति होगा आंसर। चलिए, अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक किन विधेयकों के मामले में बुलाई जा सकती है? संयुक्त बैठक को कब बुलाया जा सकता है भैया? ऐसे ही बुला दिया जाएगा। ऑप्शन है धन विधेयक के मामले पर, अगला ऑप्शन देखिए क्या है, संविधान संशोधन का मामला आया तब, या साधारण विधेयक के मामले पर, या साधारण और वित्त विधेयक के मामले पर। बहुत जटिल ऑप्शन दे दिया हूं, तो जान लीजिए, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। क्योंकि संयुक्त अधिवेशन होगा तो ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं होगा। इन दोनों के लिए चाहिए विशेष बहुमत, ठीक है। और अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो जानते हैं कि लोकसभा के ज्यादा सदस्य होते हैं। लोकसभा में 550 लोग हैं और राज्यसभा में 250 लोग हैं। अगर राज्यसभा से सब भी जुट जाएंगे तब भी इसके आधा ही रहेंगे। अब भाई ये ज्यादा है तो ये तो तुरंत पारित करा लेगा, अकेले चाप देगा, यहाँ करा देगा कि नहीं करा देगा। इसीलिए विशेष बहुमत वाले में नहीं होता है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक वाले मामले में केवल होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दूंगा ना कि कहेंगे कि हाँ कहीं से पढ़े हैं, पढ़ाने लायक बना दूंगा। अगर पढ़ाना चाहते हो किसी को, पढ़ाना भी आसान हो जाएगा। आइए, संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तो बता दिया हूं कि राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान रखिएगा, उपसभापति, सभापति नहीं, ये सभापति नहीं है, ये उपराष्ट्रपति है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए, अब तक हुई संयुक्त बैठकों में सही सुमेलित कौन सा है? देखिएगा, संयुक्त बैठक तो अनुच्छेद 108 में है ही, लेकिन कितनी बार हुआ है और कौन कौन सही है ये पूछ रहा है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में ये हुआ है क्या? बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में ये हुआ है क्या? आतंकवाद निवारण विधेयक के 2002 में हुआ है क्या? तीनों के तीनों हुआ है, और ये तीनों मिलान कराने के लिए आपको देगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1960 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, अब तक 3 ही बार बुलाया गया है। बैंक सेवा आयोग विधेयक में भी 1977 में हुआ था, और 2002 आतंकवाद निवारण विरोध में भी हुआ था। तो ये तीनों याद रखिएगा, पूछ सकता है। आइए, संसद के सदस्य को विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 105 के तहत इनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये सदन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। सदन चलना है तो सामान्य मामलों में इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। जैसे चलना है कि भैया 10 तारीख से सदन शुरू होगा, तो पिछले महीने के 30 तारीख के बाद से ही गिरफ्तार उनको नहीं किया जाएगा, मतलब 40 दिन पहले से और 40 दिन बाद तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस से रोकता है? मतलब न्यायाधीश का जो आचरण है संसद में भैया बहस नहीं ना, न्यायाधीश के मामले में बहस मत करिए, चुप रहिए एकदम, कोई बहस नहीं होगी, है ना। ऐसा मैंने राज्य विधानमंडल जब पढ़ाया तो उसमें भी बताया था, यहां भी मैं आपको बता देता हूं कि 121 में कहता है कि भैया बहस मत करिए, न्यायाधीश के आचरण पर आप क्यों बोल रहे हैं। तो 122 अनुच्छेद एक और प्रावधान करता है और कहता है कि ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों के बारे में भी न्यायालय में चर्चा नहीं होनी चाहिए, मतलब संसद सदस्यों के बारे में भी न्यायालय में चर्चा नहीं होगी। दोनों अपने में समझौता कर लिए हैं, अनुच्छेद 121 से 122 दोनों, ध्यान रखिएगा। आइए, विशेष अधिकार 105 अनुच्छेद बता ही दिया हूं। संसद का गठन 79 में, देखिए सरल बताया था ना, सरल, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो कितना आसानी से तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बाबू रे सूगा रे तोता रे, है ना। हम इतने में नहीं समझेंगे तो कहां जाएंगे भाई। संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख, संसद के सदनों की अवधि क्या होगी? तो जान लीजिए,
आपको फंसाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो सीधा मारेंगे 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा अनिश्चित काल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। तो संसद के सदनों की जो अवधि होती है, मतलब ड्यूरेशन, वो अनुच्छेद 83 में है। किसमें है? 83 में, ध्यान रखिएगा। और योग्यता जो है सदस्यों की कि क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये 85 में है, ध्यान रखिए, सॉरी 84 में है। कहाँ है? 84 में है। और भंग सत्रावसान 85 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपके मन में लग रहा होगा कि सर 82 भी बता दीजिए, तो 82 है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है ना। अभी आपको पता है कि 2026 तक लोकसभा की सीट नहीं बढ़ेगी, 82 अनुच्छेद का प्रयोग होगा 2026 के बाद से, और लोकसभा के चुनाव के बाद इसका पुनर्सीमन होता है, सॉरी जनगणना के बाद इसका पुनर्समायोजन होगा। चलिए, संसद सदस्य की योग्यता अभी बताया 84, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बता दिया सर। सत्रावसान विघटन 85, ये भी बता दिया सर। संसद की भाषा, कौन सी भाषा? अभी बताया था ना कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो संसद में जो भाषा का प्रयोग होता है वो होता है 120 अनुच्छेद के तहत। आइए, संसद की कार्रवाइयों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए 121 अनुच्छेद में क्या था कि भैया न्यायाधीशों के आचरण पर मत बहस करिए, है ना। हाँ, महाभियोग लग सकता है, बट उनका आचरण पर मत चर्चा करिए, 121 के तहत। वही 122 कह देता है कि संसद की जो कार्रवाई है उस पर तब आप भी मत कुछ बोलिएगा, ठीक है। अगर हम लोग आपके बारे में नहीं चर्चा करेंगे तो हम लोग के कार्रवाई के बारे में भी आप मत बोलिएगा कि ऐसे कार्रवाई क्यों की, ऐसे कार्रवाई क्यों की। तो वो है 122 में। तो आप चारों जान लीजिए, 122 में संसद की कार्रवाई में न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं होगा, 120 में भाषा है संसद की, 121 में है न्यायाधीशों के आचरण पर यहाँ बहस नहीं होगा, 123 तो जानते ही हैं आप कि भैया अध्यादेश जारी होता है। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं। तो 51 प्रश्न कम है क्या? 51 प्रश्न अगर आपने कर लिया, अब है ही नहीं प्रश्न, देखिए खाली है ना। संसद से जुड़े ये 51 प्रश्न कर लिया आपने अगर 37-38 मिनट में, तो ये समझ लीजिए कि यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे वो अब आप तो नहीं छोड़ेंगे, बाकी कोई छोड़ दे, लेकिन आप तो नहीं छोड़ने वाले हैं। आप धमाकेदार तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे और कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा है पाठशाला विद के से। आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के लास्ट में कि कैसा लगा आज का क्लास, मजा आया कि नहीं आया, और इतनी जानकारी आपको आज से पहले थी कि नहीं थी, ठीक है ना। ये सारी बातें आप कमेंट में लिखिएगा जरूर, इंतजार रहता है आपके कमेंट का। अब आप लोगों से डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते हैं, कमेंट के ही माध्यम से कर लेते हैं, तो कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।